साथियों जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योती, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, जय शाहू, उलगुलान हुल जोहार. म्हणजे आदिवासींचा हा जो जिंदाबादचा नारा आहे, क्रांती जिंदाबाद, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान आणि सबरंगी सलाम. एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है वो मैं हिंदी में करूँगी क्योंकि वो युवाओं के लिए है और मैं सोचती हूँ कि केवल मराठी युवाओं के लिए नहीं तो हिंदी में बोलूँ तो बहुत सारे युवाओं के पास ये विषय पहुँचेगा। आज बहुजन संघटक में मुझे खास युवाओं को लेकर मैं बात रखने वाली हूँ और वो बात ये है कि आज के युवाओं के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस तरीके से चिंता व्यक्त की जाती है वो नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि इस देश ने युवाओं को कैसे समझा? इस देश ने युवाओं को कैसे देखा? इस देश ने युवाओं की ताकत कैसे इस्तेमाल की? चिंता उस बात की है, चिंता युवाओं की नहीं है। चिंता युवाओं की जो मानसिकता बनाई जा रही है, उसको लेकर है और इसलिए आज युवाओं की शिक्षा, युवाओं का रोज़गार और युवाओं के घर की जो ज़िम्मेवारी उनके ऊपर आ पड़ती है, उसको लेकर उनकी ज़िम्मेवारियों का एहसास तो किया करवाया जाता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त अवकाश और खुद को व्यक्त होने के लिए खेलना अ, बा बहुत जो एक जोश होता है तरुणाई में, जो युवाओं में होता है, उसको व्यक्त करने के लिए जगह पब्स या बार के सिवा और कौन-कौन सी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, तो मेरे भारत देश की जो जनता है, उसमें आज कहा जाता है यूनो का मैं अभी भी पढ़ रही थी और देख रही थी कि यूनो का रिपोर्ट क्या कहता है। यूनो का रिपोर्ट कहता है कि 356 मिलियन यानी 35.6 करोड़ जनता जो है युवा हमारे देश में है और ये 10 से 24 साल की ही उम्र की बात की है। उसके बाद यानी हमारे यहाँ 40 साल तक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है युवाओं को, उनके घर का कोई प्रबंध नहीं होता है, उनके ऊपर आई हुई सारी जिम्मेवारियों को लेकर बातचीत नहीं होती है और उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए 40 साल तक के इसमें हम युवाओं को लेकर जाते हैं। हालाँकि 10 हम माइनर में मानते हैं। हमारे यहाँ हम 18 से शुरू करते हैं, तो 18 से लेकर अगर 40 इस उम्र तक के अगर युवा देखेंगे, तो वो 356 मिलियन यानी 356 मिलियन दशलक्ष से भी ऊपर है। तो करीबन हमारे यहाँ 40 करोड़ युवा जो है, वो अभी है मौजूद और हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जाती है। हमारे बाद चाइना का नंबर लगता है। पहले लगता था पहले चाइना का होना चाहिए था लेकिन चाइना का है, फिर भी उनमें और हमारे में बहुत अंतर है। उनका 26 यानी 26 करोड़ 26.9 यानी 27 करोड़ तक जाता है। हमारे पास उससे 10 करोड़ और ज़्यादा है या 12 करोड़ और ज़्यादा है पॉपुलेशन। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन युवाओं की है और दूसरी जगह पर 40 साल के बाद नौकरी मिली है, तो 40 से 60 यानी 20 साल की नौकरी किए हुए लोग हैं, जिनको घर बसाना, बनाना, फिर घर तभी बनने लगता है 60 की उम्र में। उसके बाद तुरंत रिटायरमेंट आने के बाद उस वो जो पॉपुलेशन है, उनके साथ युवाओं का संघर्ष हो रहा है। यानी वो जो पॉपुलेशन है 60 से लेकर वो भी नौकरी से हटना नहीं चाहती और घर पे खाना कैसे खिलाए क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं और ये लोग निवृत्त हो रहे हैं इनको इनका रिटायरमेंट एज आ गया है और रिटायरमेंट के बाद करने के लिए कुछ बात नहीं तो युवाओं के लिए सर्विलेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनका सर्विलेंस बढ़ते जाता है कि युवा क्या करते हैं हालांकि वो भूल जाते हैं कि उनकी उम्र में युवाओं की उम्र में उन्होंने क्या क्या किया लेकिन वो इस तरीके से युवाओं के पीछे पड़ते हैं ये पूरा इतिहास है हमेशा लेकिन युवा युवा होने के नाते हमारे सामने जो चित्र आता है, आज अगर देखा जाए, तो हमारे यहाँ युवाओं का कुछ एक काल जो है वो ठहर गया है। वो कैसे ठहर गया है? तो शाहरुख से लेकर, आमिर खान से लेकर, सलमान खान से लेकर जो लोग थे, वो रणबीर सिंह और रणबीर कपूर तक आकर पहुँच गए। लेकिन उसके बाद आज दिख रहा है कि मीडिया में भी पूरा सन्नाटा है। यानी लेकिन दक्षिण में ऐसे नहीं दिखता है, बॉलीवुड में ऐसा दिखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा युवाओं को आकर्षित करने वाला माध्यम मेरे देश में रहा है सिनेमा और वो भी बॉलीवुड का सिनेमा। लेकिन आज साउथ साउथ के सिनेमा में हम लोगों के यहाँ से सारे पूरे देश भर से साउथ के सिनेमा में लोग
जा रहे हैं, खास तौर पे युवा जा रहे हैं और युवाओं को वहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं। हमारे देश में रोज़गार का जो पूरा बहुत ही भीषण अकाल पड़ा हुआ है और रोज़गार न होने के कारण बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि यहाँ तो जो उड़ता पंजाब है, उस तरीके से युवाओं के सामने एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात पूरे देश में है और ये नशे के आदी हो चुके हैं। ये बार में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तम्बाकू और ये खाते रहते हैं या फिर अलग-अलग तरीके की नशा करते हैं। बात ये है कि मेरे बिल्कुल मैं जहाँ रहती हूँ बस उसके नीचे रोज़ क्योंकि बस्ती है, तो बस्ती लगकर सटकर है तो फिर रोज़ मुझे कुछ युवा गांजा, चरस पीते हैं, उनकी कंप्लेंट कर दूँ तो पूरा का पूरा घर खाली होगा क्योंकि सुबह से शाम तक वो नौकरी करते हैं या कहीं यानी रोज़गार करते हैं और फिर रात को आते हैं तो फिर यहाँ बहुत गंदी गालियाँ जुआ खेलना यानी उनकी पूरी कमाई इसमें जाती है। इसके बावजूद भी लगता है कि अगर उनकी ₹100 कमाई होगी और ₹80 वो जुगार में या अपने शराब में या इसमें जाते होंगे, फिर भी ₹20 घर को मिल रहा है। तो और फिर उन बच्चों का एक बार अगर कंप्लेंट कर दो तो वो उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में जाएगी और उनको उनके ऊपर बदनामी का सिक्का ये लेबल लग जाएगा। तो इस तरीके से जो बातें हैं उसको लेकर युवाओं के बारे में सबसे पहली चिंता नशाबंदी को लेकर होती है कि इनके इनके नशा इनसे इनको नशा से मुक्त किया जाए या फिर नशाबंदी लाए। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरा अनुभव ये है कि हमारे देश के आधे युवा आज बिल्कुल नशे में धुत या उनके उनकी निराशा होने के बावजूद भी बहुत काम कर रहे हैं। उनको कोरोना काल में देखिए सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया होगा, तो सीनियर सिटिज़न्स ने नहीं किया या 50 साल की उम्र के बाद के लोगों ने नहीं किया, यहाँ युवाओं ने किया। उन्होंने जो धीरज दिखाया, जो धाड़स दिखाया। दूसरी बात आजकल युवाओं में नशे से भी ज़्यादा अलग तरीके का एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वो है कि सबसे ज़्यादा अपने शरीर पर जोर देने का, जिम करने का, योगा करने का, अब खुद को दौड़ाने का, साइकिल चलाने का, ये सारा दौर भी आया है। और इस दौर में हम लोगों ने उनकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उनको हमेशा ये कहना चाहिए कि आप पूरी युवा जनरेशन तो पागल हो गई है, युवा जनरेशन मैं बिल्कुल नहीं, मुझे युवाओं की चिंता नहीं है। मुझे यही चिंता है कि हम उनको किस तरीके का माहौल दे रहे हैं। और फिर इस माहौल में जिन लोगों को रोज़ी नहीं है, जिन लोगों को रोज़ हाथ के लिए काम नहीं है, तो उनके दिमाग खाली है और ये बहुत सारे एक्सप्रेशन देने वाले होते हैं। युवा वर्ग क्या है? युवा वर्ग यानी पूरे विश्व की पहचान युवावस्था में यही होती है कि वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। वो सबसे ज़्यादा उनकी अभिव्यक्ति होती है। वो हर एक जगह पे खोजते हैं और दूसरी बात उनकी अभिव्यक्ति के बाद वो एक पूरा कुछ निर्माण करते हैं। तो केवल अभिव्यक्ति ऐसी केवल शब्दों में या कवि या लेखक या चित्रकारों में ही नहीं है। तो वो अलग-अलग तरीके की अभिव्यक्ति होती है। वो अभियंता हो सकते हैं, वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं, वो कल्पना चावला या अभी जो सना अंतराल में गई अंतराल में उसका इसरो में उसका चयन हुआ, तो इस तरीके से वो अंतराल में जा सकते हैं, वो खिलाड़ी हो सकते हैं, वो अलग-अलग तरीके के रोज़गार यानी वो मैकेनिक है और मैकेनिक होने के बाद वहाँ भी वो अपनी बहुत अलग-अलग चीज़ों के एक्सप्रेशन लाकर बहुत इनोवेटिव चीज़ें उन्होंने ढूँढी है, ऐसे हमें पता चलता है। आजकल इनके हाथों में आ गया है कंप्यूटर, मोबाइल और हम सबके हाथों में आया है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी बहुत होशियार है, उनके बाद में आने वाली पीढ़ी तो और भी ज़्यादा होशियार है। लेकिन उनके पास गूगल पर या उनके पास व्हाट्सएप पर या उनके पास इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर जो भी आज संपर्क साधन है, उसमें हम कौन-सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। हम उनको सेंस ऑफ ह्यूमर सिखाते हैं क्या? अगर कोई कॉमेडी करने वाला एक मुस्लिम बच्चा पूरे देश को लेकर अगर अभिव्यक्त हो रहा है, तो उसको तुरंत सरकार ने अगर अरेस्ट कर ली, तो एक दहशत फैल जाती है। यानी आप किसी के ऊपर भी कोई भी जोक मत कीजिए। अगर युवाओं का सबसे ज़्यादा बात युवा अवस्था में होती है प्यार की। उस प्यार को ही किसी कोई लड़की पसंद आई है, कोई लड़का पसंद आया है प्यार करने का और बोलते हैं कि 21वीं सदी में है। हमने बहुत सारे विज्ञान आ गया, तंत्रज्ञान आ गया, हम लोग बाकी पुरानी सारे रिवाज परंपराओं से हम लोग मुक्त हो गए हैं और हम प्यार करने के लिए कोई पाबंदी नहीं रखते हैं। ऐसे एक तरफ कहना और दूसरी तरफ उनका कुल क्या है, उनका गोत्र क्या है, उनकी जाति क्या है और आजकल तो धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ हो रहा है और इंटरफेथ यानी जिनका अलग-अलग धर्मों पे भी विश्वास है और अंतरधर्मीय जो शादियाँ हैं, उन अंतरधर्मीय शादियों को बहुत ज़्यादा विरोध जो पाखंडी लोग हैं,
जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो मनुस्मृति वाले लोग हैं, जो धर्मांधता वाले लोग हैं, जो मुल्ला मौलवी है, जो चाहते हैं कि धर्म के नाम पर युवाओं के ऊपर अपना कब्जा कर ले, इनका एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी को लेकर बात कर रही थी, तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत यंग थे, उनका 39 के उम्र में ही वो गुज़र गए। अब देखा जाए तो जब तथागत गौतम बुद्ध अपने घर से निकले थे, युवा थे, बहुत ही यंग एज में निकले थे और फिर यानी 30 साल तक उन्होंने एक खोज की। उनकी खोज के बाद जो मिला वो आज पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी फिलॉसफी मिली और किसी भी धर्म या किसी भी शोषकों के हाथ में या किसी भी सत्ता के हाथ में आपकी मुक्ति नहीं होती है। ना ही वो जन्म के आधार पर होती है, ना ही वो आपके आज जो कुछ आप कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर नहीं। तो आप उसमें वो किस तरीके से देखते हैं और खुद को आप कैसे मुक्त करते हैं और किसी के भी पाबंदी या सत्ता से खुद को कैसे मुक्त रखते हैं, इसको लेकर के एक पूरा तत्वज्ञान उभरा, एक पूरा सिद्धांतन उभरा, एक पूरा विचार-विमर्श उभरा और उस विचार-विमर्श को करने वाले जितने भी लोग आज हम कहते हैं, जो प्रतिक्रांति को जवाब देने वाले क्रांतिकारक लोग थे, उनको अगर आप देखोगे, तो बहुत ही कम लोगों ने हाथों में शस्त्र लिए। यानी उनको भी शस्त्र लेना पड़ा है, भगत सिंह को शस्त्र लेना पड़ा है, जब बहुत ही ज़्यादा अपने देश की पराधीनता को देखते हुए। लेकिन जो विद्रोही परंपरा के लोग हैं, जिनको आक्रामक कहा जाता है, उनको आप देखिए, बुद्ध युवा थे, भगवान महावीर युवा थे, कबीर जुलाहा युवा था। आप देखिए चारवाक युवा थे और जिन्होंने ये पूरा तत्वज्ञान दिया या फिर जिसको हम कहेंगे सिद्धांतन दिया, विचार दिया, ये विचार देने वाले ये लोग जिस समय इन्होंने विचार दिया तब वे युवा थे। वो घर से बाहर निकल कर उन्होंने पूरी दुनिया को देखा था और फिर उन्होंने इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को अपना संदेशा दिया। यीशु ख्रिस्त युवा थे। तो आज हम अगर देखा जाए मोहम्मद पैगंबर जब निकले थे तो वो भी युवा थे। तो युवाओं ने इस देश की पूरी विचारधारा को बदला है और इन्होंने हाथ में शस्त्र नहीं लिए। शस्त्र लेना भी बहुत मजबूरन तौर पे जब हुआ, तब जाके भगत सिंह जी ने हाथ में शस्त्र लिया और उसके बाद भी उन्होंने शस्त्र लेने का खंडन नहीं किया। और एक तरफ देखा जाए तो इन सब ने जो मौजूद व्यवस्था थी, धर्म व्यवस्था, उसके ऊपर कड़े प्रहार किए। उस समय जो वारकरी समुदाय निकला या जिस समय हम कहते हैं कि 11वीं सदी से एक संतों का उगम हुआ, 7वीं सदी में ही हमारे यहाँ सूफियाना जो लोग आए और सूफी धर्म का जो प्रभाव पड़ा, उसमें जो रूढ़ी पाखंडी लोगों के धर्म को बाजू में रखते हुए नृत्य, गायन, उससे भगवान के साथ लीन होना, इस तरीके की बातें हुई। यानी जिसको लोगों ने आवारा कह दिया जिन युवाओं को, उन युवाओं ने खुद की पूरी अभिव्यक्ति, उसकी उसकी पूरी गरिमा, उसका पूरा जो विस्तार है, जिसको हम एक्सप्लोरेशन कहेंगे, ये पूरा विस्तार, ये पूरा अवकाश उस जहाँ तक बनाया कि जहाँ सरहदें ना हो। सरहदें न होने वाली दुनिया देखने वाले युवा अचानक से जब धर्म साथ आ जाता है, अचानक से जब जातियाँ साथ आ जाती है, अचानक से लिंग भाव साथ में आ जाता है और पुरुष सत्ता हावी हो जाती है, तब वो स्त्रियों को अपने घेरे में, डेरे में आने नहीं देते हैं। स्त्रियों को मादी के तौर पे देखना और पुरुषों को नर के तौर पे देखना ये पितृसत्ता करती है। ये पूरी मर्दानगी करती है। इसके लिए वो एक आम इंसान के तहत लोगों को नहीं देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि संतों के आंदोलनों में भी जिसको हम संत आंदोलन कहते हैं, वो सेंट मूवमेंट जो है हमारे देश में चली, उसमें अक्का महादेवी सवाल करती है। अक्का महादेवी 19 साल की लड़की है। उसका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ लेकिन उसने देखा कि ब्राह्मण घर में बहुत पाखंड चल रहा है और तभी कर्नाटका में लिंगायत यानी बसवेश्वर की भी मूवमेंट बहुत जोर से थी और बहुत सारे लोग जो ब्राह्मणवाद पाखंडीवाद है उसको लेकर बातचीत करने लगे थे। लिंगायत समाज की स्थापना ही पूरे सनातनी वैदिक धर्म को क्वेश्चन करते हुए, सवाल करते हुए हुई और इसीलिए आप देखोगे कि कलबुर्गी और गौरी लंकेश जो कि लिंगायत धर्म जो अलग हिंदू धर्म से खुद को अलग मानता है, वो पंथ उसके वो लिंगायत जब फिर से ब्राह्मणवाद को शरण जाने लगा, तब गौरी लंकेश और कलबुर्गी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। तब एक पूरे युवाओं के लिए प्रेरणा होने वाली गौरी लंकेश का अ, घर के पास ही उसका कत्ल हो जाता है, उसकी हत्या की जाती है। कलबुर्गी को मारा जाता है। नरेंद्र दाभोलकर जब सुबह घूमने के लिए निकलते हैं और उनके साथ बहुत सारे युवा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में जुड़े हैं और
वो अ, खास तौर पे अंधविश्वास के खिलाफ बात करते हैं, तब यहाँ युवाओं को गुमराह करने वाले बुआ, माताजी, धर्म के पुजारी, नेतागण, उनके पुजारी, मुल्ला, मौलवी, इन सबको बहुत बड़ा धक्का लगता है। और ये धक्का लगने के कारण उन लोगों को बिल्कुल कहीं भी, किसी भी तरीके से ना स्वामी विवेकानंद पैदा करने हैं, ना उनको भगत सिंह पैदा करने हैं, ना उनको महात्मा गांधी पैदा करने हैं, और जो समाज क्रांतिकारक है वो तो बिल्कुल ही पैदा नहीं करने हैं। फुले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार तो उनको बिल्कुल पैदा नहीं करने हैं। क्योंकि प्रतिक्रांति को इन लोगों ने हमेशा क्रांति के द्वारा जवाब दिया है। अब देखते जाते हैं हम, बुद्ध के हाथ में अस्त्र थे? कभी नहीं थे। उन्होंने उनके हाथ में कुछ भी अस्त्र नहीं थे, और फिर भी अंगुलीमाल को उन्होंने शरण लाने की बात हुई। और अंगुलीमाल तो नर हत्या करता था और नर की मुंडियाँ अपने गले में लगाता था। इतना ही नहीं तो उस समय नरमांस भक्षक भी लोग थे, और ऐसे समय पे बुद्ध जब एक रास्ते से जा रहे थे और अंगुलीमाल सामने से आ रहा था, और अंगुलीमाल उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकता था, और फिर अंगुलीमाल ही रुक गया और उसको लगा कि ये आदमी मेरे से डर नहीं रहा है। सामने वाला जो अटैक करने वाला है, उससे जिस दिन हम डरते हैं, वो अटैक करने वाला बहुत मजे में आता है, उसका पावर एस्टेब्लिश होता है। वो उसकी सत्ता एस्टेब्लिश होती है, और ऐसे सत्ता एस्टेब्लिश करने वाले अब कोई व्यक्ति नहीं है अंगुलीमाल जैसे। अंगुलीमाल जैसा पावर जो है, वो अंबानी-अडानी भी है। अंगुलीमाल जैसा पावर आज अमेरिका है। आज बहुत सारे एकदम ही साम्राज्यवादी जो राज्य बने हैं, वो इस तरीके का पावर लेकर आज खड़े हैं, और वो हमारे देश की इतनी बड़ी जनता जो 36 यानी 36 करोड़ की जनता, या 36 से लेकर 40 करोड़ की जनता युवा है, और इन युवाओं को अगर उनको अपने कब्जे में रखना है, तो उनको पता है कि इनको रोजी-रोटी देनी पड़ेगी, इनको ज़मीन देनी पड़ेगी, इनको अच्छा खाना-पीना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इनके रहने-सहने, पहरावे की बात करनी पड़ेगी। इनको घर देना पड़ेगा, और उनको आगे जाकर जब उनकी शादी, उनके प्यार के बाद उनकी शादी, शादी के बाद उनके बच्चे, इन सबको उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा देश ऐसा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन युवाओं के होने के बाद हमारे यहाँ बेरोज़गार भत्ता मिलता नहीं है। अमेरिका में देखो, यूरोप में देखो, या स्वीडन जैसे समाजवादी देशों में देखो, अगर युवा बेरोज़गार है तो उनको बेरोज़गार का भत्ता, उसका कमीशन मिलता है, और उसके बाद उनको उसको लेकर ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर उनको पढ़ना है और उनको वायलिन सीखना है, उनको गिटार सीखना है, तो वो सीख सकते हैं और उसके द्वारा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे 18 साल के युवा हो जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, या फिर अलग अन्य लिंग भाव के व्यक्ति हो, ये सारे लोग जो है वो युवा होने के नाते अपने खुद के देश में उनको अलग-अलग जगह अपनी खुद की कला, अभिव्यक्ति, अपना जो रोज़गार है चुनने का अधिकार होता है। आप चाहते हो कि मेरे सामने बहुत बड़ा कचरा पड़ा है और मेरे कचरे से कोई उत्पादन करना चाहती हूँ, जैसे कि अगर प्लास्टिक है और मैं प्लास्टिक को रिसाइक्लिंग करना चाहती हूँ, और प्लास्टिक के रिसाइक्लिंग के बाद मैं उद्योग करना चाहती हूँ, तो मुझे सरकार के दरवाजे पर जाकर इतनी बार सारे एप्लीकेशंस देने पड़ते हैं। लिखा तो होता है कि युवाओं को हम बहुत अच्छी योजनाओं में इन्वॉल्व करेंगे। कुछ जगह पे वो कर लेते हैं, जैसे कि बता देते हैं कि अभी हम 3 लाख युवाओं को रोज़गार देने वाले हैं। सब लोग बोलते हैं 3 लाख, तो 3 लाख में मेरा नंबर लग जाए। अरे लेकिन कितने हैं? 36 करोड़। 36 करोड़ युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। 3 लाख यानी उसमें से कितना हुआ? 3% भी नहीं है, -3। तो इस तरीके से 3% लोगों को भी रोज़गार नहीं है, ये सोचिए आप। और इस तरीके से हमारी राह गुमराह करने वाली शासन आज युवाओं को एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, वो गुमराह करके करना चाहती है, अगर उनको अच्छे से रोज़गार दिए जाएँ। तो फिर क्या होगा? युवाओं की ज़िंदगी बहुत अच्छे से बस जाएगी, और युवा बहुत ज़्यादा हमें रेवेन्यू भी देने लगेंगे, पूरे देश के लिए बहुत तत्पर रहेंगे, और देश के ऊपर की उनकी निष्ठा बढ़ेगी। लेकिन ये युवा कौन से हैं? 3% जनता जो उच्च वर्णीय में भी खास तौर पे ब्राह्मण लोगों का जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के युवा आज ज़्यादा से ज़्यादा हर एक घर का एक युवा, या घर की एक युवा आपको दिखेगी कि वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान में स्थित है। यानी उनके घर में आने वाला उत्पन्न जो है वो विदेश से आ रहा है। इस देश से वो एनआरआई है, यहाँ भी उनका पाँव है और वहाँ भी उनका पाँव है। नया वामन और नए बलि का राज्य। हमारे ऊपर हम उनके लिए बहुत अच्छे से किसानी करते हैं,
हम कारीगरी करते हैं, हम सारे रोज़गारों में अलग-अलग जगह पे खटते हैं, रोज़ दो 200 से 250 से ऊपर हमारी रोज़ी नहीं है। इसके बावजूद भी हम एक दाना खेत में डाला तो हम 1000 दाने उगाते हैं और हम इनके पास सब्ज़ी, अनाज सब कुछ पहुँचाते हैं, लेकिन इन्होंने कब्ज़ा कैसे किया है? आज आपका जियो मार्ट, आपका डी मार्ट, आपका यानी बिग बाज़ार, ये सब अंबानी-अदानी जैसे कंपनियों के हाथ में है, टाटा भी उसमें है और अलग-अलग ओबेरॉय है, फिर अभी रहेजा भी आ गए हैं, तो अलग-अलग कंपनियों ने कब्ज़ा कर लिया है और अलग-अलग कंपनियों के इस कब्ज़े के साथ जुड़ा हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है बैंकिंग, बैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है कर्ज़ा, कर्जे के साथ जुड़ा हुआ है इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का कारागिर और सबसे ज़्यादा है महिलाएँ। ये पूरे दरिद्रता का सबसे ज़्यादा असर होता है महिलाओं के ऊपर और सबसे ज़्यादा असर होता है अ युवा युवतियों के ऊपर और इसके कारण आज अगर हम देखेंगे तो युवा और युवतियों में जो पूरे बेरोज़गार का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, इसलिए आज स्त्रियों की तरफ देखने की दृष्टि में कोई बदलाव नहीं और उनको हमेशा जो सेवक करके माना गया है या फिर शूद्र अतिशूद्र मानते हुए जो निचली जातियाँ हैं वो हमारे माँ-पिताजी के समय तो आप लोग सेवक थे, अभी आप हमारी भी आप तो कहते नहीं अब तुम्हें हमारी भी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे कहते हुए और एक छोटे बच्चे की मृत्यु को लेकर ही हम बात करते हैं कि जब इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हुई इस देश में और जो मास्टर जी थे वो भी तो बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन वो ऊँची जाति से आते थे, ऐसा उनका मानना था और उनके पानी के मटके को इंद्र कुमार मेघवाल ने हाथ लगा दिया। तो अपनी पूरी गर्मी, युवा होने के नाते की गर्मी, जाति की सत्ता हाथ में होने के नाते की गर्मी उन्होंने इंद्र कुमार मेघवाल पर निकाली। अब ये अजय कुमार मिश्रा का जो बेटा है वो बेटा कार लेकर निकला और किसानों की रैली पर बहुत गुस्से से रैली पर कार चला दी और कितने सारे लोगों की हत्या उसने सरेआम लोगों के सामने की। इसके बावजूद भी उसको पकड़ा नहीं गया। 10 दिन तक उसकी पूरी व्यवस्था तो कुछ युवाओं के लिए शासन से लेकर, मंत्रियों से लेकर, प्रशासन से लेकर बहुत ही खास व्यवस्था है। फिर वो अंबानी के बेटे हो, मलिया की पूरी फैमिली हो या फिर वो सहारा इंटरनेशनल वालों की फैमिली हो, सुभाष क्या नाम है गोयल, तो उनकी फैमिली हो या ऐसे सारे लोगों के लिए आज उन्होंने स्विट्ज़रलैंड हो या अलग-अलग बैंक में, स्विस बैंक में उनके खाते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इनके संपत्ति पर कोई सीलिंग नहीं है और हमारी छोटी-छोटी चीज़ों पर सीलिंग है। हम देखते हैं कि छोटे उद्योग करने वाले हमारा हम जो रेवेन्यू देने वाले और जो कारीगर है, जो जिन लोगों ने इस देश को हमेशा अ काम रोजगार के द्वारा और खेती के द्वारा और अन्य चीज़ों के द्वारा हमेशा पैसा दिया है, उत्पन्न दिया है और जिन लोगों ने लूटा है, उनके लिए पूरे सारी बैंकें बैठी हुई है। उनको डिमोनेटाइज़ेशन कोई असर नहीं करता है, उनका ब्लैक मनी व्हाइट में किया गया। लेकिन हमारे घर में हमारी महिलाओं ने रखे हुए बचाकर अपने श्रम के रोज़ी के जो पैसे अपने शराबी पति से छुप कर रखे हुए पैसे, वो जो घर के काम के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चों को खिलाने के लिए लाती थी, उसको काला पैसा कहा गया। यानी हमारे देश में पैसों का मुद्दा भी, रोज़गार का मुद्दा भी, बैंक का मुद्दा भी आज युवाओं का मुद्दा न रहते हुए, ये मुद्दा देश की सत्ता हाथ में लेकर पूरे रिज़र्व बैंक से लेकर आईडीबीआई से लेकर इंटरनेशनल जितनी बैंक है, उनके सारे व्यवहार इकट्ठा करते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, वो पूरा निकाल कर ये सारा अर्थकोष पूरा अपने हाथ में लेकर साम्राज्यवाद में सब युवाओं को श्रमिक बनाने की ये जो साजिश है और केवल श्रमिक ही नहीं, ऐसे श्रमिक कि वो छावनी में, कैंप में रहेंगे और किसी भी छोटे-सी चीज़ के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए काम करेंगे। इस तरीके का माहौल बनते जा रहा है और उसके कारण युवा नशे में जा रहे हैं। उसके कारण युवाओं को निराशा आ रही है। ये नशा चैन के कारण नहीं है, जैसे उड़ता पंजाब में, कनाडा में उनके पिताजी होंगे, अमेरिका में होंगे और बहुत सारा पैसा आ रहा है, उसके कारण आई हुई नशा और हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो पूरा वर्ग ही बस्तियों में जी रहा है, जो खाने के लाले पड़ रहे हैं, नल को पानी नहीं है, पानी के लिए कुएँ से पानी लाने के लिए कितनी युवा लड़कियों को बहुत दूर-दराज तक जाना पड़ता है। आज खेती भी युवा युवा महिलाएँ यानी जो 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक जो लड़कियाँ और महिलाएँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती
खेती में काम कर रही है, किसान महिलाएँ हैं, जूझ रही हैं और उनके पास कृषि बाजार उत्पन्न समिति का कोई भी उनके पास माल्कियत नहीं है, ना ही किसान युवा पुरुषों के पास भी है और इसलिए कहीं बाजार पर भी अपना कोई अपनी माल्कियत नहीं। कह दिया है कि बहुत खुला मार्केट है, एलपीजी, लिबरलाइज़ेशन है, प्राइवेटाइज़ेशन है, ग्लोबलाइज़ेशन है, यानी हमारे यहाँ उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है और उसके उसके आधार पर देखो चाइना कितना अच्छा आगे चला गया, जापान कितना अच्छा चला गया, कोरिया कितना अच्छा चला गया, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन उनकी सरकार की पॉलिसी ये है कि हर एक युवा को रोज़गार मिले। हमारा देश विकसनशील या म उम, यानी वो मागास या पिछड़ा, ये बताने में हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमको आज तक विश्व बैंक और बाकी सारे इंटरनेशनल बैंक से कर्जा मिलता था। लेकिन जब हमारी रिज़र्व बैंक ही गिरवी पड़ी हुई है, तो हमको वो कर्जा हमारे युवाओं को मिलने वाला है नहीं। अब सवाल ये है कि इतने बड़े-बड़े कर्जे माफ़ कर दिए गए हैं। 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा अंबानी को माफ़ कर दिया, अदानी को माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ 10,000 रुपए कर्जा है इसलिए वो खुदकुशी किए हुए किसान हैं और इन किसानों की उम्र क्या है? इन किसानों की उम्र 30 से 40 के उम्र का जो एक पूरा आयुगट है, उसमें उनका समावेश होता है। यानी इन 40 साल के पहले ही ये लोग मरते हैं और मैं अभी जो किसान महिलाओं को मिल रही हूँ, तो मुझे मैं बहुत शॉकिंग आँकड़ा है मेरे पास और मैं जिनको-जिनको मिली, उनकी उम्र 35 से नीचे है और ब ब यानी कि उनकी 18 या 17 साल में शादी हुई है, उसमें उनके 2-3 बच्चे हैं और जैसे ही आदमी ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली और अगर वो निकल गया घर से बाहर या उसने उसको बहुत निराशा आ गई और वो सब कुछ छोड़कर चला गया, तो वो सारी चीज़ें इन युवतियों पर पड़ती। और आज सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, तो केवल फेमिनाइज़ेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं है, यूथ फेमिनाइज़ेशन ऑफ द पॉवर्टी है। तो जो तरुणाई है, जो लड़कियाँ हैं, उनके बीच में गरीबी है। अब मुझे बताओ कि कोई कोई भी देश ले लो, हमारा खुद का भी देश ले लो, सब पूरे के पूरे देश में अगर देखा जाए तो किसी भी शतक में, किसी भी दशक में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अगुवाई की होगी और देश को दिशा दी होगी तो वो युवाओं ने दी है। मैं आज मेरी उम्र 64 है और मैं जब आंदोलन में आई तब मैं 16 साल की थी, 16 साल की। तब 1975 में स्त्रियों का आंदोलन चल रहा था। हमारे समय के नारे थे कि सुरा बेसुरा कुछ न सोचेंगे आओ, चलो गीत गाओ, कि गा-गा के दुनिया को सर पे उठाओ, चलो गीत गाओ। अ हम कहते थे कि क्रांति द्वार पे आई है, चलो तरुणाई जाग उठी है अभी और तरुणाई उठेगी और क्रांति के का ऐलान करेंगे। हम लोग कहते थे गाने जो थे हमारे ऐसे थे और अभी भी है, जो अभी भी हम गाते हैं कि हम अमन के हम रखवाले, हम एक है, हम दुनिया को बदलने वाले, सब एक है, हम सब मेहनत कश मज़दूर, हम सब एक है। हम कहते थे कि हम लोग सब इकट्ठा आए हैं और आज खामोशी तोड़ो वक़्त आ गया है। आज मेरा कहना ये है कि युवाओं को कि देखो पूरे के पूरे विश्व में यही इतिहास है कि युवाओं ने समय की नस पकड़ ली और जैसे ही समय की नस पकड़ ली, वक़्त को उन्होंने हाथ में पकड़ लिया, तब उस वक़्त को उन्होंने पकड़ के रखा और क्रांति उन्होंने द्वार पर सचमुच लाई है। आज देश में दमन का दौर चल रहा है। 2014 से लेकर आज 2022 तक हमने देखा कि भारत में किस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा हुई है, धर्मांधता बहुत बड़े कगार पर है, जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया, आर्थिक विषमता तो इतनी है कि हम सोच नहीं सकते हैं 82% लोग दरिद्री रेखा के नीचे आ जाएँगे, इस तरीके की पूरा ये है, लेकिन जो 18% मार्केट है, वो भी अगर उनको मिल जाता है, तो 18% मार्केट यानी उनको करीबन 22 करोड़ जनता जो है, वो मिल रही है मार्केट के लिए। तो उनको तो बाकी देशों में इस तरीके की जनता नहीं मिलती है, तो उनके लिए इतना मार्केट काफ़ी है। फिर कोई भी अपने कोई प्रोडक्ट लेकर आ जाओ या फिर भारत के भी अंबानी-अडानी कोई प्रोडक्ट रखें, उनको सारी चीज़ों की छूट है या रामदेव बाबा जैसा जो लोगों के घर में बनने वाले प्रोडक्ट को पतंजलि का स्टैम्प लगा दे और फिर वो बेचे। तो मुझे मुझे सवाल ये है कि हम लोग खुद इस तरीके के प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं क्या? हम हमारे खुद के बिज़नेस तैयार कर सकते हैं क्या? अगर देश में इस तरीके से कहीं भी हमें सहूलियत नहीं है, तो क्या हमें नेशनल इंटर लेवल पे मार्केट नहीं मिल रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे हम पहल कर सकते हैं क्या? हम हमारे कोऑपरेटिव्स बन रहे थे और कोऑपरेटिव्स को भी इन्होंने खत्म कर दिया, तो आज हमारे अलग तरीके से हम सहकार तत्व पर अगर नहीं आ रहे इकट्ठा,
तो भी हम सेविंग ग्रुप्स भी उन्होंने निकाल दिए धीरे-धीरे। तो हमारे पास किस तरीके से हम सोच सकते हैं, क्या हमारी छोटी-छोटी कंपनियाँ बन सकती है क्या? जब मैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, तब मुझे बहुत सुकून इसलिए मिला कि मैं नहीं मानती हूँ कि इस देश में अभी पक्ष कोई पार्टी बदल देगी। मुझे बिल्कुल पूरा का पूरा यकीन है कि इस देश में युवा ही पूरे एक क्रांति लाने वाले हैं और प्रतिक्रांति को अगर कोई जवाब है, तो वो तरुणाई है, वो युवा है। और उन युवाओं ने जिस तरीके से टक्कर लेनी चाहिए, उन्होंने हर एक मोर्चे पर टक्कर देनी चाहिए। उन्होंने जाति के मुद्दे पर टक्कर देनी चाहिए, धर्म के मुद्दे पर टक्कर देनी चाहिए, लिंग भाव के मुद्दे पर टक्कर देनी चाहिए। ये जो प्राइड परेड ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू चलाते हैं, उनमें तो शामिल होना चाहिए, लेकिन हमारा प्राइड होना चाहिए मनुष्य होने के नाते, मानव अधिकार होने के नाते, मानवता होने के नाते। और हमारा प्राइड कभी भी गर्व से कहो हम हिंदू हैं या गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, नहीं होगा। या किसी भी धर्म का, क्रिश्चियन हो, हम किसी भी धर्म का गर्व नहीं करेंगे। हम मनुष्य होने का जो कर्तव्य है वो भी निभाएँगे और उसका अभिमान करते हुए कि हम लोगों को वो गर्व होना चाहिए कि मैं मानव करके जन्म हुआ है मेरा। और मुझे पूरे के पूरे समाज में जब बदलाव होगा, तो मेरे खुद में भी बदलाव होने वाला है। मुझ में खुद में बदलाव होगा, तो पूरे समाज में बदलाव होने वाला है। इस तरीके से व्यक्ति और समूह का रिश्ता बनाते हुए हमको युवाओं की मानसिकता के को बदलने का बहुत बड़ा आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। उस चुनौती को हम कैसे देखेंगे, ये देखने की बात है। इस समय राहुल जी जो चलने लगे और चलते समय उनके पास जितने युवा आते थे, मैंने छोटे-छोटे बच्चों से लेकर, युवाओं से लेकर बूढ़ों को देखा। और उस संयोजन में मैं रही हूँ मुंबई में भी, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, रोज की यात्रा की रिपोर्ट्स देख रही हूँ, कुछ जगह पे प्रत्यक्ष भी देखा। तो जब मैं देख रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि इन युवाओं में चलने की, दौड़ने की, शारीरिक अपनी पूरी ऊर्जा को इस्तेमाल करने की, किसी के भी मुँह में गुटखा नहीं है, किसी के मुँह में तंबाकू नहीं है, कोई शराब की नशा करके नहीं आया है, कोई धूत नहीं पड़ा हुआ है। एक तरफ चाय वाला हमारे माफ़ कीजिए, लेकिन हमारे चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके यहाँ शराब पूरी की पूरी बह रही है, सब जगह पे। नशाएँ करने के लिए सारे दरवाज़े खुले रखे हैं और ना दूसरी और एक नशा दे रहे हैं ये, धर्म के नाम पर नशा दे रहे हैं। धर्म के नाम पर नशा देते हुए वो धीरे-धीरे सबको निकाल रहे हैं, कभी राम को निकाल रहे हैं, कभी परशुराम को निकाल रहे हैं। पहले तो हमारा सिया राम कहते थे, यानी सीता और राम दोनों को मिलके इन्होंने राम धनुर्धारी निकाला, इन्होंने परशुराम को निकाला जो अपने माँ को वो कत्ल करता है माँ का अपने बाप के बताने पर। और फिर कहता है कि कि कोई औरत चल रही है, वो शूद्र जाति की औरत है, उसका सिर काट कर, यानी ये जो रेणुका का अपने माँ का सिर है उसके शरीर पर लगा दिया जाता है। तो बुद्धिमत्ता का प्रतीक यानी रेणुका का चेहरा रहेगा, लेकिन शरीर इस्तेमाल करो शूद्रों का। और वो करने के लिए पितृसत्ता, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ब्राह्मणों को और उच्च वर्णियों को अधिकार देती है। और वही मानसिकता हमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सब में दिखती है। तो इसलिए युवाओं में जब बलात्कार का प्रमाण बढ़ता है, तो उसको एक पूरा का पूरा सैंक्शन देने वाली धर्म व्यवस्था, पाखंडी व्यवस्था, बुआ, बाबा, माताजी इनके तहत, यानी वो बोलते समय लोगों को सम्मोहित करते हुए बहुत अच्छा बोलेंगे कि आपका घर बहुत, आपकी पूरी निराशा जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मानस शास्त्र बहुत अच्छे से पहचाना है कि लोगों को, इस देश में लोगों को चमत्कार लगते हैं। इस देश में लोगों की निराशा खत्म करने की लोगों की भी इच्छा नहीं है। जितने लोग निराशा में धूत रहेंगे, वो उतने ही कर्तव्यहीन होंगे, उनको काम करने की इच्छा नहीं होगी, आलसी होते जाएँगे और आलसी लोग देश में कोई बदलाव नहीं लाएँगे। इसलिए हमारे देश के लोग बाहर जाकर आविष्कार करते हैं, क्योंकि उनको पैसा भरपूर मिलता है, उनको रहने की सुविधा मिलती है। वहाँ से वो डॉलर्स में, पाउंड्स में पैसा भेज सकते हैं अलीराज में। और फिर अलग-अलग जो है, कोई दुबई में जाता है, कुवैत में जाता है। तब तब यहाँ से जाने वाले लोगों को हम मुस्लिम देशों में जा रहे हैं, इस्लाम कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तब नहीं पता चलता है। वहाँ से बराबर पैसा लाते समय, उस समय उनको सब धर्म स्वीकार होते हैं। जब वो फ्रांस में जाते हैं, जहाँ सारे धर्मों को इकट्ठा करके माना जाता है, तब उनको फ्रांस के सर्वधर्म समावेशक से कोई एतराज़ नहीं होता है। लेकिन मैं बताऊँ कि ये जो लोग हैं हीन मानसिकता वाले, वहाँ गए हैं पैसा कमाने के लिए, वहाँ भी घेट्टो करके अपने-अपने धर्म और जाति के साथ घेट्टो करके रहते हैं। और जो भी बच्चे शूद्र, अतिशूद्र करके जो जातियाँ मानी जाती है इस देश में, वहाँ के बच्चे या आदिवासी बच्चे अगर आगे गए या मुस्लिम बच्चे आगे गए, तो उनके साथ भेदभाव का बर्ताव रखते हैं। तो आज के युवाओं के सामने बहुत सारी समस्या है।
जैसे ही आज नया शिक्षा धोरण जो आया है, नई शिक्षा नीति, इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव इन्होंने करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है हम इंटर डिसिप्लिन लाएँगे, लेकिन इन्होंने विश्वविद्यालय में क्या लगाया? पुणे विश्वविद्यालय में, जो कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय है, जिसमें ज्ञान की मुक्ति के मार्ग शूद्र अतिशूद्रों को खुला करने वाली सावित्रीबाई, जिनके नाम से हमारा विश्वविद्यालय हो, इसलिए हमने संघर्ष किया सबने मिलकर, और कितने सालों बाद, यानी सावित्रीबाई के जन्म के 140 साल बाद कुछ तो हलचल हुई, और फिर जाकर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय बना। ऐसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में इन्होंने अथर्व शीर्ष लगा दिया। आपको योगा के क्लासेस बाहर रखिए, आपको स्पोर्ट्स योगा, इसके लिए आप एक पूरा विषय रखिए, और सब बच्चों के लिए जिम खुला करवाइए। ओलंपिक की जितनी भी शिक्षा है, ओलंपिक में जाने के लिए लगती है, उनके लिए बच्चों को तैयार कीजिए। उसमें महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और उनके विद्यालयों में भी खास सुविधा, और उनको खास स्पोर्ट्स, अगर आप इतने सारे शूज़ यहाँ बाकी जगह से इम्पोर्ट करते हो, और बाकी जगह से हमारे यहाँ शूज़ बेचने के लिए आते हैं, पूरे मार्केट भरे हुए हैं। हमारे यहाँ के जो शूज़ बनाने वाले कारीगर हैं, वो भूखे मरने लगे हैं। हमारे यहाँ जितनी सारी सुविधाएँ थी, वो सब कुछ उसको दूसरे देशों के मार्केट अगर कब्ज़ा कर रहे हैं, तो मेरे देश के युवाओं को मार्केट मिलने की स्थिति होनी चाहिए। उनके हाथों में कुशलता नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में आइडियाज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको सारा विस्तार करना नहीं आता है, ऐसा नहीं है। मैंने सना अली का उदाहरण दिया ही है। अब एक सानिया मिर्ज़ा फिर से आई है। हमारी लड़कियाँ पावर लिफ्टिंग में हैं, हमारी लड़कियाँ वेट लिफ्टिंग में हैं, हमारी लड़कियाँ, अब प्रिया के जैसी लड़की दलित घर से आती है और एक रिकॉर्ड बनाती है। ये अलग-अलग जगह पे दक्षिण एशियाई खेल हो या ओलंपिक हो या इंटरनेशनल किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स हो, इसमें इन्होंने जाना शुरू किया है। आईपीएल में भी ज़्यादा से ज़्यादा आज बहुत सारे बहुजन, दलित, आदिवासी बच्चे दिखने लगे हैं। अगर इस तरीके से उनमें जो पूरा जोश और जिजीविषा जिसको कहेंगे, झगड़ने की ताकत है, और इतनी सारी चुनौतियाँ जो सामने आई है, उसको टक्कर देने की जो उनकी उनकी क्षमता है, इस क्षमता का विकास होने के लिए हमारे यहाँ शासन का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन 2014 से पूरा का पूरा खत्म होने के कारण हम लोग कोई भी अपेक्षाएँ रखें, माँगे, तो माँगेंगे किसको? हम जो एक पूरे दीवार पर सिर पटक रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि योजनाएँ आई हैं। पहले वाले शासन के साथ हमारा रिश्ता कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हम लोकतंत्र में विरोध कर सकते थे। लोकतंत्र में विरोधक का उतना ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि लोकतंत्र में शासक प्रशासक के साथ-साथ जनता की आवाज़ पहुँचाने वाले प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार लोकतंत्र में होता है। इतना ही नहीं, तो वहाँ गए हुए प्रतिनिधियों को अगर आप लोगों के लिए उनके अन्न का अधिकार, उनके जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, उनका शिक्षा का अधिकार, उनके रोज़गार के अधिकार के ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो उसके ऊपर सवाल उठाने के लिए हम लोग रास्ते पर आते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जो-जो सवाल उठाते गए, फिर वो नताशा नरवाल हो, दिशा रवि हो या फिर इकबाल आसिफ हो या उमर हो, इन सबको अरेस्ट करने की बात, या फिर कोई एक सादा-सा कॉमेडियन देश की पूरी परिस्थिति पर कोई व्यंग कर रहा हो, तो उसको भी यूएपीए के तहत अरेस्ट करवा दिया। एक पूरी कम्युनिटी को इन्होंने, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ सबसे ज़्यादा युवाओं को भड़का रहे हैं। इनका सीएए, एनआरसी, एनपीआर जैसे इसमें मुस्लिम नागरिकत्व का मामला बताते हुए बहुत सारी तकलीफ मुस्लिम जनसंख्या को दी गई, और इसको लेकर शाहीन बाग बने, और शाहीन बाग में सबसे ज़्यादा अगर कोई कौन से आयु के लोग थे, कौन से उम्र के लोग थे, कौन से उम्र की महिलाएँ थी, ये आपको दिखेगी कि वो 18 साल से लेकर 40-45 साल की ये सारी लड़कियाँ अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ, अपने बहनों के साथ रास्ते पर आई थी। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना-बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा, ये कहते हुए रास्ते पे आ रही थी। वो इस ऐसे समय पे लोगों ने अपने मुँह में जो इनको बंद करके रखा था, ऐसे फैज़ की गीतों को बाहर लाया, और उनके मुँह पर ये गीत रहते थे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, है ना? और ये तख्त उछाले जाएँगे, ये ताज उछाले जाएँगे, ये तख्त गिराए जाएँगे, हम देखेंगे। यानी इस तरीके से जो हुक्मरान है, जिस तरीके से एक पूरे तानाशाही हमारे ऊपर राज कर रही है, उसको बदलने की एक बहुत बड़ी जिद, बहुत बड़ा हौसला लेकर आज रोहित वेमुल्ला के समय से लेकर एक पूरा इतिहास, जैसे 2014 से ये एक धर्मांधता का इतिहास बना है, उसी समय इस प्रतिक्रांति को जवाब देने के लिए रोहित वेमुल्ला
लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की। हम कहते हैं कि ये संस्थात्मक हत्या रही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और तब जाके जो विद्यार्थियों का जागर बना, जब छात्रों का जागर बना, युवाओं का, युवा-युवती, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू जो विकलांग अलग-अलग तरीके के अलग-अलग वंचित बहुजन घटक जो है वो पूरे सेक्टर के सारे लोग रास्ते पर सारे युवा रास्ते पर आए। एक बहुत बड़ी सुंदर तस्वीर ज़ाहिर हुई। आज मुझे मौका अभी-अभी मुझे राहुल ने बताया एक आधे घंटे पहले कि आज मुझे बोलना है। आपको युवाओं को संबोधित करना है, नहीं तो इसके लिए मैं युवाओं के लिए अगले बार पीपीटी बनाकर आपको पेश करूँगी। रोहित वेमुला के समय जो घटनाएँ हो रही थी, उनके आरक्षण को लेकर बात उठी, उनकी प्रतिभा को लेकर बात उठी, उनकी कैपेसिटी और उनको उनकी क्षमता को लेकर जब उनके अध्यापक बोलने लगे और उनके जो हक है, उनकी योजनाओं के तहत उनको जो आरक्षण मिलना ज़रूरी था, उनको हॉस्टल में जगह मिलना ज़रूरी था, उनको अच्छा खाना-पीना मिलना ज़रूरी था, ये सब कुछ लिखा हुआ था, उसके लिए पैसे भरे हुए थे, उसके लिए एक पूरी फेलोशिप मिल रही थी, लेकिन वो फेलोशिप भी नहीं देना और इन बच्चों को हैरेस करना क्योंकि वो निचले जाति के हैं। फिर अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह को लेकर देखो बात कैसे, रोहित वेमुला के माँ और पिताजी का अंतरजातीय विवाह रहा है। तो इसमें दलित माँ का बच्चा और ओबीसी बाप का बच्चा, इसको लेकर एक पूरी राजनीति खेली गई। हमारे यहाँ प्यार करने वाले जितने भी यानी युवा है मैं तो बच्चे ही क्योंकि अब मेरी बेटी भी युवा गुट में और उसने भी अंतरजातीय विवाह किया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जब मेरी उम्र में मैं जब 22 साल की थी तब मैंने मेरा खुद का साथीदार खुद चयन किया और मैंने अंतरजातीय विवाह किया तो मेरे पूरे घर में ही माहौल बन गया और मेरे घर में सब लोगों ने यानी मेरे मामा से लेकर मेरे भाई-बहनों ने अंतरजातीय अंतरधर्मीय लग्न यानी विवाह किए। लेकिन ये शादियाँ होने के बावजूद भी मन में क्या होना चाहिए? मन में बदलाव होना चाहिए। अगर मन में जातियाँ आपकी वैसी है, तो अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह को भी कोई मतलब नहीं। अगर आप दूसरे के धर्म को भी उतना ही आदर देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, उसका सम्मान करते हो, तो ही उसका यानी वो इंटरफेथ मैरेजेस का मुझे लगता है सक्सेस गिनना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि जो पति होता है वो पति की ही जात या पति का ही धर्म लड़की के ऊपर थोपा जाता है और फिर उसके जो बच्चे होते हैं उस पति के धर्म या जाति से जोड़े जाते हैं। अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाहों की या सत्यशोधक विवाहों की एक शर्त ये है, ये पूर्व शर्त है शादी के पहले ही ये शर्त है कि आप जातियाँ या धर्म नहीं मानेंगे। आप जिस जाति में जन्म हुआ तो इसके लिए आपका बहुत शोषण हुआ है, उसको लेकर आपको आर्थिक जो योजनाएँ मिलती है, उस समय केवल आप जाति का उल्लेख करेंगे, लेकिन बाकी अन्य जगह पे आप जाति का उल्लेख किए बगैर एक ऐसे समाज की निर्मिति करनी है कि जिसमें जाति और धर्म के परे मानवता और मनुष्यता के आधार पर ही पहचान हो। जैसे मेरा अगर नाम शहनाज़ प्रतिभा और गुरविंदर सिंह अगर ऐसा होता, तो मेरे अलग-अलग तरीके के नाम हैं, उससे कोई पता नहीं चलता। महात्मा फुले मराठी में है वो, उनका अखंड शेख मोहम्मद मांगासी धरावे ब्राह्मणासी धरावे परी हृदयासी अ, कोई भी हो यानी वो अ, सिख हो मोहम्मद हो ख्रिस्ती मोहम्मद मांगासी ब्राह्मणासी धरावे परी हृदयासी तो वो दलित हो बहुजन हो इन सबको अपने पास रखो और जो रूढ़िवादी लोग हैं तुलसीदास कहते हैं इन सबको अछूतों को बाजू में रखो ऐसे समय पे जो कटाक्ष हो रहे हैं दो बहुत बड़े वर्ग इस देश में तैयार हो रहे हैं एक है नाजियों के जैसे हिटलरवादी मानसिकता रखने वाला ब्राह्मणवादी धर्मांध ताकतों ने पूरा का पूरा धर्मांध किया हुआ दोनों जगह से एक पूरा का पूरा पट्टियां लगाकर ऐसे घोड़े ऐसे बैल ऐसे लोग तैयार किए हैं जो केवल एक ही लक्ष्य रखते हुए लोगों के ऊपर अटैक करेंगे इसलिए पाकिस्तान और भारत की मैच को ये लोग बहुत पैसा मिलता है इनको लेकिन हमारे बीच में वो पूरा झगड़ा लगाते हुए पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी दिखाते हैं हालांकि हमारा पूरा का पूरा पैसा पाकिस्तान नहीं लेके गया रिजर्व बैंक का हमारा पूरा का पूरा पैसा अमेरिका और विश्व बैंक के इसमें पड़ा हुआ है हमारा इंटरनेशनल इंडियन डेवलपमेंट बैंक जो है आईडीबीआई वाली इस तरीके से इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है जो विकास के नाम पर लेकर जा रही है हमारे जल भी हमारी जंगल और जमीन भी आज बैंक में गिरवी है और इससे हमारी नजर हटाने के लिए वो पाकिस्तान और भारत के मैच खिलवाते हैं फिर हमारे साथ राम अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मुद्दा निकालते हैं आज हमारे ओबीसी पॉपुलेशन जो है 52% से ज्यादा है तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने 69% ओबीसी को आरक्षण दिया है
और अगर एससी, एसटी, ओबीसी इनकी पॉपुलेशन, एनटीडीएन की पॉपुलेशन, फिर ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू ऐसे सारे लोगों की पॉपुलेशन अगर पकड़े, तो उसमें हम देखते हैं कि 88% लोग जो हैं, वो बहुजन समाज है। और इस बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए इनके बीच में कि अगर 20% भी लोग इन्होंने गुंडे बनाए, इन्होंने अग्निवीर बनाए, इन्होंने लोगों के ऊपर पहरेदार बनाए, तो हमारी स्थिति कश्मीर में जिस तरीके से इन्होंने आतंक फैलाया और वो कहेंगे हमको, हम अगर 5 लोग रास्ते पर आए और स्लोगन्स भी दे रहे हैं, तो भी ये कहेंगे हमको आतंकवादी। हमारे हाथों में शस्त्र नहीं है। इन्होंने हमेशा क्रांतिकारक कहते हुए बुद्ध को भी सामाजिक क्रांतिकारक कहा है, हालाँकि उनके हाथ में कभी भी शस्त्र नहीं थे। ये जो गुनाह करने वाले माफिया लोग हैं, इनके हाथों में शस्त्र थे, ये शोषक रहे हैं। इन्होंने हमेशा एक इस तरीके का दौर चलाया है, दमन का दौर चलाया है, दमन के खिलाफ लड़ने वाले हमारा पूरा कारवां देखिए अम्बेडकर तक का। उसमें हम गांधी को भी शामिल करेंगे क्योंकि वो अहिंसा और शांति के तत्व पर उन्होंने पूरी लड़ाई और सत्याग्रह की। तो सत्यशोध से लेकर सत्याग्रह की बात को देखते हैं। हम संविधान में एक-एक छोटे बिल्कुल निचले तबके से बिल्कुल आखिरी अंतिम तबके से लेकर उच्च तबके को एक साथ बराबरी में लाकर जो अधिकार दिए हैं, उसको नकारते हुए ये लोग वैश्वीकरण का भी मसला यही है कि शोषक साम्राज्यवादी सत्ताएं स्थापित हो। इसलिए पूरे विश्व में भी धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर हम हमारे देश की ये जो विद्रोही परंपरा है, जिन्होंने हाथों में शस्त्र न लेते हुए, हाथों में क्या लिया उन्होंने? हाथों में लिया खंजरी, हाथों में लिया बांसुरी, हाथों में लिया ढोलकी, हाथों में लिया मृदंग, पाँव में लगाए घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। दिमाग में लिया एक प्रकाश और अत्तदीप भव कहते हुए निकल पड़े, चल पड़े। अब तो कोई साधन नहीं थे, कोई उस समय तो कोई व्हीकल भी नहीं थे, आज हमारे पास व्हीकल है। लेकिन इस देश को अगर जागरूक करना है तो उससे ज़्यादा कोई भी बात नहीं है जो कि आप भूमि से जुड़ाव करेंगे। तो हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, ना तलवारें थी, ना बंदूकें थी। तोड़ने दो और क्या-क्या तोड़ेगी, तोड़-फोड़ वाली शासन देश को क्या जोड़ेगी। तो तोड़-फोड़ करने वाली शासन है। हमको यूएपीए के तहत बात आप आवाज़ उठाते हो, लोगों को प्रबुद्ध करते हो, लोगों को जागरूक करते हो, एक प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए आप चल पड़े हो, एक पूरे प्रतिक्रांति को आप ललकार रहे हो, तो आपको आपके लिए जेल रखी हुई है। आपको जेल में वो रखेंगे और जेल में रखेंगे, फिर वो अभी-अभी आनंद तेलतुंबड़े जी को छोड़ा, सुधा भारद्वाज जी को छोड़ा जमानत पे, लेकिन वरवरा राव की तबीयत बहुत खराब, सेन स्वामी तो गुज़र गए। तो इस तरीके से हम लोगों को हम देखते हैं कि साईं बाबा को नक्सलाइट करके पीएन साईं बाबा करके उनको नक्सलाइट करके रखा। अब ये जो पूरा एक दौर आ रहा है प्रतिक्रांति का दौर, इसमें इन्होंने बुआ इनका पूरा बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन लगता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, सोचो हमारा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम बहुत सारे जाति धर्मों में बँटे हुए लोग हैं, हमको इकट्ठा आने के लिए देर लगेगी। इनको इकट्ठा आने में देर क्यों नहीं लगती? इनका एक टारगेट है। इनका एक टारगेट है हमारे धर्म पर हल्ला हो रहा है। इसलिए मैंने विषय जो सुझाया कि हमको शिक्षा चाहिए, रोज़गार के अधिकार चाहिए, हमें रोज़ी-रोटी के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष करना है या हम धर्म के लिए लड़ेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे और धर्म क्या होता है? तो सारे युवाओं का धर्म होता है रोज़ी-रोटी मिलना, उनको शिक्षा मिलना। उनका धर्म कोई भी म मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, चर्च में नहीं, उनका धर्म किसी भी तरीके से किसी भी प्रार्थना स्थल पे नहीं है। कोई प्रार्थना स्थल टूटने से कोई प्रार्थना स्थल बनने से उनको रोजी-रोटी मिलने वाली नहीं है। वो आप ईंटें ढो या उसके ऊपर जय श्री राम रखकर बाबरी मस्जिद गिराकर उसपे ईंटें डालो। आपको उसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। ये बात अ, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए ईंटें ढोई, उस पूरे युवा पीढ़ी को जो आज आज मेरे जैसे उम्र की हो गई है, उनको पूछिए जाकर। भंवर मेघवंशी जी की किताब पढ़िए, कांचा इलैया की किताब पढ़िए, आपको पता चलेगा और ऐसी सारी ताकतों को रोहित वेमुल्ला कहीं न कहीं अपनी बातों से नकार रहा था। प्रशांत जो है वो भी नकार रहा था। उन दोनों का जो फ़ोटो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फ़ोटो लेकर अपना एक अपना म गद्दा हाथ में लेकर चादर लेकर अपनी कुछ किताबें लेकर ये दोनों बच्चे निकले थे। और वो दिन था रोहित वेमुल्ला की हत्या ने इस देश में तरुणाई को पूरा का पूरा जागरूक करने की कोशिश की। फिर भी कुछ ही लोग झकझोर गए क्योंकि आज तरुणाई में भी बहुत सारे लोग ठंडे पड़े हुए हैं। वो फ्रिज में रखे गए हैं, वो एयर कंडीशन में रखे गए हैं, वो कंप्यूटर के सामने बैठ के केवल नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और वो देखने के लिए मेरी मनाही नहीं है। आप वो सारी चीज़ें देखिए, पूरे विश्व को देखिए, एल्गोरिदम समझिए, आप कोडिफ़िकेशन समझिए, डिकोड करना सीखिए, लेकिन हमको डिकोड क्या करना होगा, ये एक डिज़ाइन बनाइए।
आपका एल्गोरिदम ये कहना शुरू कर देना चाहिए, अगर उनके एल्गोरिदम में और उनके बनाए हुए रोबोट्स में अगर धर्मांतरतावादी पूरे मूल्य डाले जाते हैं, वो कहते हैं गांधी को मारो, अम्बेडकर को मारो, पानसरे को मारो, कलबुर्गी को मारो, अगर इस तरीके के गेम्स आते हैं, तो हमारे एल्गोरिदम में, हमारे रोबोट्स में ये आना चाहिए, किसी को भी ना मारो। हिंसा नहीं चाहिए, प्यार से झप्पी दो, लगे रहो मुन्ना भाई हो जाए तो भी चलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो ये हमारे एल्गोरिदम का संदेश बनना चाहिए। हमारे एल्गोरिदम का संदेश पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अब हमारे एल्गोरिदम का संदेश हमारे कोडिफिकेशन भी ऐसे बनने चाहिए कि जिसमें हमने कहना चाहिए कि चलो सारी महिलाएं उठो और मनुस्मृति का दहन करके संविधान अपनाओ। संविधान में हमारे हक है, हमें खेती करने का हक चाहिए, हमें रोजगार का हक चाहिए। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से खाली पड़े हैं। मुझे जानने का हक है कि ये सदियों से क्यों खाली पड़े हैं, मेरे हाथों को काम क्यों नहीं है। चारुल विनय का ये जो गुजरात में दोनों काम कर रहे हैं लगातार, लोकनाथ नाम का ग्रुप है, वो काम कर रहे हैं, ये गीत है, ये गीत कह रहा है। और फिर हमारी महिला कहती है जो कभी घंटी पर या जाते पर अपनी चक्की पर अपना अनाज पीसती थी, वो महिला कहती है, घर घर तेग जात या पहाटेच्या पायरी, याद मले आली बाई, मन गेलं माहेरी। तो लेकिन आज उसका मायका भी बचा नहीं है, मायका और ससुराल दोनों जगह पे आर्थिक खतरा इतना है कि सब जगह पे लड़कियां बोझ लगने लगी है। ऐसे समय पे लड़कियां, लड़के, ट्रांसजेंडर सारी पूरे कम्युनिटी ने इकट्ठा आकर ये सोचना चाहिए कि भारत की हम करीबन 40 करोड़ जनता है, 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक हम 40 करोड़ है। क्या 40 करोड़, ये 3% लोग, इन 3% में भी जो बैठे हुए ऊपर, उनके मनुस्मृति को ढकोसला कर बनाते हुए और बताते हुए क्या निकाल नहीं सकते हैं? अगर आपके 40 करोड़ में से उन्होंने 20 करोड़ भी ले लिए, 12 करोड़ भी ले लिए, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने भले ही हमारे में से हमको स्प्लिट किया हो, लेकिन फिर भी हमारे पास 20 यानी 20 करोड़ है, यानी आधी जनता हमारे साथ है। 50% युवा कोई कम नहीं है इस देश में, 20 करोड़ है। अगर हमने सोचा तो हम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, हम हर एक व्यवसाय में जा सकते हैं, हम सना अली के जैसे अंतराल में जा सकते हैं, हम कल्पना चावला के जैसे अंतराल में जा सकते हैं, हम मेरी कॉम जैसे लड़ सकते हैं। हम केवल स्पोर्ट्स के ही उदाहरण नहीं मैं देती हूँ, जो अलग-अलग जगह पर आज काम कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट हो, वो आर्किटेक्ट हो, वो इंजीनियर हो, वो कोरोना के समय कितने युवा डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय ने काम किया है। आज हमें मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हमारे पूरे लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी उनकी डेथ 38 साल पहले ही हो जाते हैं, युवावस्था में ही होती है। हमारे यहाँ आज पूरे ड्रेनेज के लिए एक अच्छे औजार और अच्छे तंत्रज्ञान से एक अच्छी मशीनरी हो, इसलिए हम काम कर सकते हैं। हम इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं सारी चीज़ें कि हमें दिखना चाहिए कि मैं आईआईटी से मुझे आईआईटी में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आईटीआई से आता हूँ या आती हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर का काम आता है, लेकिन आईआईटी के इंजीनियर को ये नहीं आता है, वो केवल थियरीज़ बता सकता है या बता सकती है, लेकिन मुझे ये आता है और इस देश का ही नहीं, पूरे विश्व का काम मैकेनिक के आधार पर चलता है। मैं जब ओबीसी के मुद्दे पर राहुल जी से बात करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बना था, तो उसका प्रतिनिधित्व मैंने किया था, उसका अगुवाई मैंने की थी और मैंने कुछ बातें उनके सामने रखी थी। तब मैंने उनको बोला था कि आपकी ओबीसी के बारे में, शूद्रों के बारे में क्या समझ है? तो उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि ये शूद्र क्या होता है? इनको जब कहा गया कि पाँव से पैदा हुए हैं, तो मैं ये ब्राह्मणवाद की जो थियरी है, वो मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने एक जयराम रमेश जी की चुटकी काटते हुए कहा कि ये जो है ना, ये तो दिमाग से इधर सिर से पैदा हुए। तब सब लोगों ने एकदम से उनको दुरुस्त किया और बोला कि नहीं, ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुए। तो उन्होंने कहा कि आपके मन में इस तरीके से मनुस्मृति बैठी हुई है। यानी जो बताया गया है वो इतना अवैज्ञानिक है, असत्य है और कोई भी उसके लिए आधार नहीं है। लेकिन आज तक वो जो थियरी है, सनातन धर्म ने रखी हुई कि ब्रह्मांड जो पैदा हुआ है, हमें पता है आज संक्रांति का दिन है, मैं आपको शुभेच्छा देती हूँ संक्रांति के दिन में। ये क्या है, तो आज सूर्य का संक्रमण होता है, सूर्य और पृथ्वी। तो इस तरीके से ये जो सूर्य का संक्रमण है और अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा धूप काल में जाएँगे और अभी तक ठंडी थी और अभी धीरे-धीरे धूप आने लगेगी और फिर हम लोग हमें पता है कि ग्रीष्म ऋतु आएगा। तो ये ऋतु ऋतु पलट होने का ये जो पूरा संक्रमण है, ये संक्रमण है, ऋतु संक्रमण का काल है, जो 14 जनवरी या 15 जनवरी को आता है। तो पूरे भारत में ही इसको लेकर
एक रिवाज है, ये कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। किसानों के हार्वेस्ट यानी वो जो पूरा अलग-अलग तरीके के खेतों में जो फसल उगती है, वो फसल उगने के बाद उगने के बाद उस फसल को खाने का, उसको लोगों को देने का, उस फसल को बाँटने का ये उत्सव है और इसलिए तिल-गुड़ बाँटा जाता है, इसलिए वो फसल जो है तो उस फसल को का एक पूरा सम्मान किया जाता है और उसका उत्सव मनाते हुए लोग नाचते हुए कोई पतंग उड़ाते हैं, कोई तिलगुड़ देते हैं और इस तरीके से ये सरहदों के पार, प्रांतों के अपार ऐसा संक्रांति का हो या जिसको हम कहेंगे पोंगल हो या फिर बिहू हो, इस तरीके का ये त्योहार है, तो ये किसानों का त्योहार है। ये ज़्यादातर से जिनको आज वंचित बहुजन तबके में रखा गया है और जो किसान आत्महत्या, खुदकुशी कर रहा है, उस उन किसानों ने हमको कितने सारे त्योहार दिए, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें दी, हमको फिर भी वो अनाज दे ही रहे हैं। तो अगर इन्होंने स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा? राहुल जी ने बोला, अगर हमें किसानों ने खाना ही नहीं किया, खाना ही नहीं खिलाया, हमको महिलाओं ने खाना ही नहीं किया खिलाया और उन्होंने पानी लाया ही नहीं और घर में पानी भरा ही नहीं। अगर जो लोग काम कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, जो उत्पादक हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो हमारा पेट भरेगा क्या? घर चलेगा क्या? तो उत्पादकों ने समझ लेना चाहिए कि उत्पादकों के ऊपर इन्होंने जो डोर कसी है, तो ये उत्पादकों ने अभी हाथ में लेना चाहिए पूरा भारत। ये उत्पादन हमारे हैं, इन उत्पादनों पर आपकी अडानी, अंबानी की हो, टाटा की, बिरला की हो, ओबेरॉय की, रहेजा की हो, किसकी मालकी नहीं चलेगी और ना ही मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियाँ इनके साथ जुड़ी हैं, उनकी भी मालकी नहीं चलेगी। इस साम्राज्यवाद को तोड़ना होगा, तो हमें इकट्ठा आना पड़ेगा, उस समय हमें धर्म की दीवारें गिरानी पड़ेगी। हम स्पोर्ट्स में भी एक-दूसरे के साथ बहुत खिलाड़ू तरीके से उम्दा तरीके से एक-दूसरे के साथ पेश आएँगे। स्पोर्ट्स ये बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर माध्यम है आज। सोशल मीडिया हमारे पास बहुत सुंदर माध्यम है। इतना ही नहीं, तो आज हमें टेक्निक हासिल है, अलग-अलग तरीके से टेक्निक हासिल है कंप्यूटर पे, तो हम उन सारे टेक्निकों का इस्तेमाल करते हुए हमारे प्रोडक्शन बनाने से लेकर मार्केटिंग की चेन कैसे बनती है, इसको लेकर हम बात करेंगे। कोई अडानी अंबानी को लेकर ही बिजली का बिल बनना पड़ बड़ हमें भरना पड़ेगा। इस तरीके का जो एक मोनोपोली आ रहा है, एकाधिकारशाही आ रही है, उस एकाधिकारशाही और तानाशाही को तोड़ना होगा। तो लोकशाही यानी लोकतंत्र को हमें मजबूत करना पड़ेगा। ये सब हमारे युवाओं के हाथों में है। युवाओं के बारे में बोलने के लिए बैठी तो कितने सारे शिविर मैं ले सकती हूँ। एक्सप्लोरेशन हम लोग पूरे टेक्निक और शिविर ले सकते हैं। हम कितनी सारी बातों पर बोल सकते हैं। आज मैंने कोई भी यानी कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही होना चाहिए, किसने बताया? हम अलग-अलग जगह पे यानी कुम्हार के बच्चे को लगता है कि नहीं मैं मुझे आज अंतराल में जाना है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, उनको लगता है। तो इस तरीके का किसी भी वर्ग में जाने का अवकाश होना चाहिए और महात्मा फुले इसको लेकर बहुत सुंदर लिखते हैं। गुलामगिरी से लेकर सार्वजनिक सत्य धर्म में लिखते हैं और कहते हैं कि ऐसा बदलाव होना चाहिए, ऐसा नया समाज कि जो पुराने तरीके से उत्पादन और जाति जोड़ते हुए एक पूरी जाति व्यवस्था को निर्माण किया था, उसको तोड़ने के लिए किसी भी प्रोडक्शन में कोई भी चला जाए, तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं। वो 3% लोग जहाँ बैठे हैं और वो खुद को बुद्धिमान और ज्ञान के ठेकेदार हैं, उनकी पूरी की पूरी सत्ता हमने तो नकारी है। इस देश का पूरा इतिहास ही बहुजन नायक और नायिकाओं ने लिखा हुआ है। तो फिर ऐसी सत्ता को नकारने वाले, क्रांति लाने वाले, प्रतिक्रांति को ललकारने वाले युवाओं ने ही ये सिद्ध करके दिखाया। जिनके मैंने नाम लिया 20 साल की थी यानी 20 साल के ज्योतिबा थे और 17 साल की सावित्री थी जब स्कूल खुला 1848 साल में। तो ये सोचिए कि युवा होने के बाद पूरे पेशवाई ब्राह्मण शाही को नकारते हुए, ललकारते हुए ये दोनों रास्ते पर निकल पड़े हैं। गोबर क्या, पत्थर क्या, किसी की परवाह नहीं की। मलाला तो यंग थी और मलाला ने पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे उनका गाँव था। वहाँ उन्होंने पूरे मुस्लिम मुल्ला मौलवी तालिबानी ताकतों को उन्होंने ललकारा। आज आप देखिए सीरिया में देखिए, आज आप देखिए पूरे अ, विश्व में जहाँ-जहाँ बदलाव हो रहे हैं, जब महिलाओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया गया और कहा गया तब अपने बाल काटकर उन्होंने अपना विरोध दिखाया है। ईरान, इराक की महिलाएँ देखिए, सीरिया की महिलाएँ देखिए, युवा वर्ग देखिए और उन्होंने क्रांति का ऐलान बिगुल बजाया है। और ये क्रांति शायद इस देश में अगर धर्मांधता ताकतें मजबूत हो, तो यहाँ तो खून खून करेंगे ये लोग, खून की नदियाँ भी बहाएँगे। लेकिन आज युवाओं को समझना है, युवाओं को देखना है कि मैं किस पक्ष में रहूँगा, मैं किस पक्ष में रहूँगी, मेरी ताकत कहाँ लगेगी। मुझे आज जो भी मैंने नाम लिए
शैला रशीद हो, कन्हैया हो, रोहित वेमुल्ला हो, प्रशांत दोंता प्रशांत हो या फिर अनिर्बान हो या फिर इकबाल आसिफ हो, दिशा रवि हो, नताशा नरवाल हो, मीना कोटवाल हो, हमारी हाथरस की जो बिटिया थी जो बलात्कार होने के बावजूद भी बोलना चाहती थी, उसकी जीभ काटी गई, फिर भी लड़ने की हिम्मत नहीं छोड़ी। उसको उसकी केस लड़ने वाली सीमा कुशवाहा हो या फिर जो वकील आज आ रही है लड़कियाँ फिर वो समीक्षा गणेश हो या फिर इतने सारे 300 वकीलों ने कोर्ट में हाजिरी लगाई और जय भीम का नारा देते हुए भीमा कोरेगांव के हमारे इस इसको आज इन्होंने जिस तरीके से बातें की हैं और 300 वकीलों ने केस लड़ी और जिसने स्याही फेंकी एक मुख्यमंत्री के ऊपर कि उन्होंने ऐसा बयान सॉरी मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं मंत्री के ऊपर मंत्री महोदय के ऊपर और कि उन्होंने जो बयान दिया जिस तरीके से उन्होंने हमारे महानायकों का अपमान किया तो कोई भी हमारे महानायक नायिकाओं का अपमान करने वालों को हम सहन नहीं कर पाएंगे उन्होंने कोई अस्त्र नहीं लिए उन्होंने स्याही भी उन्होंने बहुत ही उन्होंने किसी भी तरीके से बंदूक या तलवार या दंडुके नहीं चलाए ये उनका प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए एक छोटी सी घटना थी और रंग जैसे फेंके जाते हैं उस तरीके से इन्होंने एक नीले रंग का इस्तेमाल करते हुए नीले रंग को प्रतीकात्मक इस्तेमाल करते हुए एक पूरे विद्रोह की ताकत बताई तो ये जो बातें हो रही हैं इसको लेकर हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा जो काम हम करेंगे उसको बहुत मद्देनजर रखते हुए युवाओं ने बहुत सोच समझ के छोटे छोटे गुट बना के काम करना पड़ेगा क्योंकि आरएसएस हो या मुल्ला मौलवियों का धर्मांध ताकतें हो कोई भी तालिबानी ताकत हो जिनको विश्व बदलने के से भी ज्यादा इच्छा है कि केवल लोग जो है प्रतिक्रांति में उलझे रहे धर्म में उलझे रहे धर्म की बहस में उलझे रहे धर्मांधता और अंधविश्वासों में वो जितने उलझेंगे हम उनके जो ज़मीनी सवाल है, उन ज़मीनी सवालों से हम उनको दूर कर सकेंगे। उनकी मानसिक निराशा बढ़ाएँगे, उनकी शारीरिक निराशा बढ़ाएँगे, उनको दौर्बल्य देंगे, उनको कोरोना जैसे काल में जैसे हमको बंद करके रखा, उन्होंने कोरोना काल के बाद ज़रूर सारी चीज़ें खोली है, लेकिन आज हमारे लिए मार्केट खुले नहीं है, मैं बता दूँ। आज हमारे लिए बैंक खुली नहीं है, आज हमारे सारे जो व्यवहार है बंद पड़े हुए हैं। हमारी करीबन 40 करोड़ जनता भूखी है और उनके रोज़गार नहीं है। इस तरीके का जो पूरा माहौल है, उस माहौल को अगर बदलना है, तो हमको बदलने के लिए इकट्ठा आना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है, हम सब बदलने वाले लोग हैं, हम परिवर्तन पे विश्वास रखते हैं, हम बोलते हैं और हमें पता है कि ये जो आज हम संघर्ष की राह पर चल पड़े हैं, तो हमको संघर्ष की राह पर चलना है साथियों, बंधन सब तोड़ के लड़ना है साथियों, हम दबे पैरों से उजाला आ रहा है, कथाओं को फिर से खंगाला जा रहा है और फिर वो कथाओं के यानी नैरेशन बनाते जा रहे हैं, हिंदुत्ववादी नैरेशन, एक पूरा मुल्लावादी नैरेशन, ऐसे नैरेशन बनाते जा रहे हैं। लेकिन हमारे नैरेशंस बहुत पक्के हैं, बुद्ध, कबीर, चारवाक से लेकर संतों की परंपरा से लेकर हम पहुँचते हैं फुले, सावित्रीबाई, ताराबाई शिंदे, फातिमा शेख डॉक्टर रखमाबाई, तानीबाई बिर्जे, मुक्ता साळवे, ऐसी पूरी परंपरा से लेकर हम शाहू, विठ्ठलराम जी शिंदे, रैयतकार भाऊराव पाटिल को लेकर, मुकुंदराव पाटिल को लेकर, यानी वो क्रांति सिंह नाना पाटिल को लेकर हमारे पास कितने लोग हैं, तंट्या भील है, बिरसा मुंडा है, फूलो जानो है और ऐसी सारी जो हमारी क्रांतिकारक ताकत है, हमने किसी के ऊपर शस्त्र लेकर कभी भी हल्ला नहीं किया है। हम हम जिस तरीके से सूफियाना तरीके से निकले, हम जिस मस्ती में निकले, हम प्यार का अस्त्र जो है वो लेकर निकले, हम गाने के साथ निकले, हम नारे के साथ निकले, हम ढोलक के साथ निकले, हम मृदंग के साथ निकले, हम नाचते हुए निकले, हम सूफियाना तरीके से निकले। आज इस तरीके से मलंग बनते हुए, अपनी अभिव्यक्ति को ज़ाहिर करते हुए, उजागर करते हुए, पूरे रास्ते के रास्ते, पूरे मैदान, जंगल, ज़मीन हमारे कब्जे में करते हुए, लोगों के हाथों में देते हुए, इन सारे संसाधनों को बचाने के लिए करुणाई का ये कारवां निकलना चाहिए। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। आज चलो रे चलो साथियों, अब काली रात ढल रही है, एकता के बल पर, सत्य के अमल पर ज़ुल्मी हुकूमत बदल रही है। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे और हम क्यों इकट्ठा आना चाहते हैं, तो मैं युवाओं को, सब युवाओं को जिसमें कोई भी मैं जेंडर नहीं, कास्ट नहीं, रिलिजन नहीं, मैं सारे युवाओं को जो 40 करोड़ युवा है इस देश के, उनको मैं आह्वान करती हूँ। एक बहुत खूबसूरत गीत है, जिस गीत की लाइनें कहते हुए मैं खत्म करूँगी। थोड़ा लंबा हुआ लेकिन लंबा होना बहुत ज़रूरी भी था, आज हो ही सकता है। मैं आपके सेशंस ले सकती हूँ इन सारे मुद्दों पर
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मरने के पहले मेरे पास मैंने तरुणाई को कैसे देखा, इस देश में बदलने वाली यानी जिस तरीके से मेरे समय भी एक पूरी जो एक पूरा आपातकाल था, उससे निकल कर हमने कुछ बदलाव किए। हमने पराभव भी देखे, हमने पराजय देखा, लेकिन जीतों का ही इतिहास लिखा गया, जीतों का इतिहास लिखा गया, हारने वालों का नहीं लिखा गया। इसलिए हमने हारने वालों का इतिहास खोजने की शुरुआत की। हमने फूले ने दिए हुए अस्त्र सत्य खोज की तरफ हम निकले। हम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिया, उस मंत्र को लेकर निकले। हमें डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान दिया और हम सब पूरे देशवासियों को इकट्ठा लाया, एक संविधान में इस पूरे देश को इकट्ठा करने की ताकत है। एक गीत में वो ताकत है, हमारे राष्ट्रगीत में वो ताकत है, हमारे तिरंगे में भी वो ताकत है। उसको लेकर हम सब लोग तिरंगा चौरंगा है एक्चुअली उसमें अशोक चक्र है, जिसका नीला रंग भी है। तो इन 4 रंगों को लेकर ही नहीं, सब रंगों को लेकर हमको इकट्ठा आना पड़ेगा। ऐसी ताकत बनानी पड़ेगी कि वो धर्म सत्ता, पितृसत्ता, राजसत्ता लिंग भाव सत्ता इनको पूरा का पूरा नकारते हुए किसी भी सत्ता जैसे कि अ, वरिष्ठों की सत्ता बच्चों के ऊपर ऐसे जो पूरा शोषक सत्ताओं का जो माहौल है वो हमें वो सारे उनके तख्त वो सत्ता हमें गिरानी है और हमें पता है कितने सारे लोगों की आंखों में आंसू है। मैं जो बोल रही हूँ वो सारा आह्वान है लेकिन उसके पहले उसके नीचे पूरी वेदना छुपी हुई है। ये वेदना ये है इसलिए राह संघर्ष की हम चुने जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो शाम सहमी न हो रात हो ना डरी भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। हे कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते। वो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो। ये है विषमता। किसी के लिए मखमली बिस्तरा क्या, किसी के लिए स्विस अकाउंट है और हमारे डब्बे में छोटे से बर्तन में रखे हुए हमारे छुपा के रखे हुए 100 रुपया भी इनके लिए ब्लैक मनी है। तो सोचो है किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई भी ना हो। इस तरीके की जो विषमता की दरी है, इस दरी को मिटाने के लिए इस तरीके से हमें इकट्ठा आना पड़ेगा। हमको एकजुट करना पड़ेगा और जो नारा होगा वो एकजुटता का नारा होगा। फिर भी हमारी विविधता बरकरार रहेगी। अपना हर एक का एक-एक अस्तित्व बरकरार रहेगा। हम अत्तदीप भव कहते हुए स्वयं की प्रेरणा के साथ स्वयं को प्रकाशित करने के साथ एक ऐसा ऐसा हमारा कारवां निकलेगा कि मेरा एक गीत है जो मैंने 1987 में लिखा था। वो गीत है ये है कि सूरज को ताज पहनाने का सोचा हमने तभी रास्ता हमारा तय हो गया। टूटे मंजर भी है लंबी चट्टाने भी कारवां हमारा बढ़ता गया। शायद पीछे कोई साथी छूट जाए रुक कर हमें चलना है। तो हमारे पास इतनी उस वेदना के साथ हम लोगों के पास ये होना चाहिए कि पीछे सबसे पीछे जो आखिरी इंसान है उसको लेकर हमें मंजिल की तरफ जाना है। मंजिल के पास कोई एक इंसान पहुंच गया और राजा बन गया, इस तरीके का माहौल हमें नहीं चाहिए। हम प्रजा को ही राजा मानते हैं, तो हमें प्रजातंत्र चाहिए। हमें इस लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है और उस लड़ाई को, उस क्रांति को केवल तरुणाई लेकर आ सकती है। तो तरुणाई जैसे जागेगी, मुझे पता है इस देश में क्रांति की लहर उठेगी और मुझे लगता है कि तरुणाई को जागने का वक़्त अभी आ ही गया है। आप किसी की राह मत देखिए कि कोई मुझे आएगा, कोई आकर मुझे बोलेगा चलो उठो चलो हमारे साथ, ऐसा नहीं। हम अपने बलबूते पर चल पड़ेंगे, एक अपना भी कारवां बनाएँगे। जैसे आज हमारे सामने मिसाल है, अब लोग चलते हैं, यहाँ देश में लोग चलते हुए उन्होंने प्रतिक्रांति को नकारते हुए, सनातनियों को नकारते हुए बुद्ध चल पड़े, महावीर चल पड़े, उनके साथ 16,000 श्रावण स्त्रियाँ चल पड़ी, इनके साथ थेरियाँ चल पड़ी, इनके साथ थेर चल पड़े, इनके साथ धम्म के उपासक चल पड़े और इतने बड़े-बड़े केव्स बनी, पूरे पहाड़ खोदकर बहुत खूब सुंदर अप्रतिम कलाविष्कार हुआ। इस देश में शिलालेख लिखे गए, सूफियाना आए, नाचे, गाए और उन्होंने धर्मांध ताकतों को ललकारते हुए, सबका मालिक एक कहते हुए सब एक साथ आए और उन्होंने एक कोई इस तरीके से अलग-अलग भगवान और उसको ललकारते हुए हमारे राजाओं को राज्याभिषेक नहीं करने वाले आप लोग हो, ऐसे कहते हुए उनको चुनौती देने वाले लोग आए। और इसलिए आज के लोकतंत्र में, आज के विज्ञान और तंत्रज्ञान के काल में जिस तरीके से बाहरी देशों का विकास हो रहा है, उस समय हमारा देश, हमारे देश के विकास का मॉडल, हमारे देश का विकास विनाश की तरफ न जाते हुए, मेरे जल, जंगल, ज़मीन सारी प्रकृति बचाने के लिए मेरी लड़ाई कैसे हो, इसलिए कटिबद्ध होना आज हमारे हाथों में है।
हम फिर बाद में अगर हम नहीं आज लड़ेंगे, तो हम फिर बाद में पछताएँगे कि उस समय हम लड़े नहीं और हम इन धर्मांध ताकतों के हाथों के खिलौने बन गए। आपस में नहीं लड़ना है इन बड़ी ताकतों के खिलाफ। तो आपस में न लड़ते हुए हमको इकट्ठा आना है और इसलिए लड़ना है, हमारे हकों के लिए लड़ना है, हमें मानवता के लिए लड़ना है। इस देश में प्यार ज़िंदा रहे, नफ़रत खत्म हो और प्यार से हम एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, सरहदें मिटाते हुए, लोगों के बीच की, प्रांत की, भाषा की, वेश की, देश की, लिंग भाव की, जाति की, धर्म की, सारी सरहदें मिटाते हुए हम लोगों को एक ऐसे विश्व की तरफ जाना है जो विश्व संत रविदास कहते हैं वैसे बेगमपुरा हो, कबीर कहते हैं वैसे अमनपुरा हो, हम कहते हैं वैसे मोहब्बतपुरा हो, हम कहते हैं इस विश्व में लव आज़ाद हो। प्यार आज़ाद करने की ये लड़ाई है। इन्होंने आज़ाद प्यार को जिहाद करके बनाकर बहुत गलत तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से हमारे सामने पेश किया है। सारे युवाओं को हाथ में आज लव आज़ाद हो आंदोलन हाथ में लेना पड़ेगा और सारे युवा रास्ते पर जब निकलेंगे, लव आज़ाद हो कहते हुए, मुझे लगता है इस देश में प्यार की लहर उठेगी, नफ़रत की नहीं। मुझे राहुल खांडेकर ने आज बहुजन संघटक में बिल्कुल ऐन वक़्त पे बुलाया, लेकिन मैंने आज आपसे मुक्त संवाद किया है। ये संवाद तरुणाई के साथ है। बहुत सारे मेरे दिमाग में भी बहुत सारे अ, म प्लान है, आपके साथ बैठ के कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें सुझा सकते हैं और हमारे पास संसाधन कम नहीं है। आइए, आज लोकतंत्र को इस्तेमाल करते हुए इन सारे संसाधनों पर लोगों की ताकत लगाकर उनको हम हासिल करें और हमारा नया देश बनाएँ, नई ताकत बनाएँ, नए नैरेटिव्स लाएँ, सत्य खोज करें और सत्य का खोज करने के बाद सत्य का आग्रह पकड़े और अहिंसा, शांति, विवेक, करुणा और हम सब आकर जो मैत्र जो है, इन सारे पंचशीलों को साथ में लेते हुए हम एक-दूसरे के साथ हाथ बाँधते हुए हम अ, ऐसा कारवां बनाएँ कि जिस कारवां में हमारी पहचान केवल इंसान और इंसानियत रहे। धन्यवाद, ज़िंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान और सबरंगी सलाम।